हम सभी जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, सारे के सारे मेहनत कश लोग हैं, कमा कर खाने वाले लोग हैं। और एक दिन अगर हम धरना प्रदर्शन में जाएं तो उस दिन की हमारी दिहाड़ी खत्म हो जाती है और शाम को बच्चों के लिए जो शाम का खाना है उसकी हम लोगों को चिंता सताने लगती है। लेकिन हम लोग आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों हुए हैं, अपना काम धंधा छोड़ने के लिए मजबूर इसलिए हुए हैं क्योंकि हर व्यक्ति का जो मान सम्मान होता है वो हमारी बहन बेटियां होती हैं, और जब उनके साथ अत्याचार होता है तो चाहे वो आदमी अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरता है। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और है, यहाँ पर चाहे हम हिसार की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो हिसार की एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाती है, उसके साथ यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरा मसला ये है कि हांसी के गांव में 11 साल की एससी समाज की छोटी सी बच्ची के साथ जो यौन उत्पीड़न की घटना हुई है, उसमें जो आरोपी था, मुख्य आरोपी, वो 55 साल का चपरासी, उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि इससे पहले भी हमने हांसी में एक धरना प्रदर्शन किया था। हम लोगों को गिरफ्तारी के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि हम लोग जो इन लोगों की मानसिकता है, तथा कथित उच्च जाति के लोगों की जो मानसिकता है, उसके हिसाब से हमको ये डिग्रेड करके चलते हैं, चौथे दर्जे का मान के चलते हैं। आप लोगों को याद होगा आज से 11 साल पहले दिल्ली में एक उच्च जाति की लड़की के साथ चलती बस में रेप हुआ था, और उस रेप के बाद उस लड़की की मौत हो गई थी इलाज के दौरान। और जब वो लड़की जिंदगी और मौत से झूल रही थी और जब ये रेप की घटना सामने आई थी दिल्ली वाली, तब पूरे भारत के जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबके अंदर का फेमिनिज्म जाग गया था कि भाई महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। वो कारण ये था कि वो जो रेप विक्टिम थी, जो मरने वाली थी, वो एक उच्च जाति की थी जिसको मनुस्मृति के हिसाब से पहले दर्जे पर रखा गया है, और उसके लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया। उसको इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया, वहां पे उसका इलाज हुआ, लेकिन वो बच नहीं सकी। हमारी सहानुभूति, हमारी संपत्ति उस लड़की के साथ है। लेकिन मैं आपको उसका उदाहरण देके एक बात बताना चाहता हूं कि उस लड़की के साथ जो घटना हुई थी, उसने भारत के जो कानून है उसका सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। सरकार ने आनन फानन में पोक्सो एक्ट जो है उसको अधिनियमित किया, वो पोक्सो एक्ट बनाया, पोक्सो एक्ट के लिए कोष बनाया, 1000 करोड़ रुपए उसमें रखे। दूसरी तरफ हमारी 11 साल की बच्ची के साथ स्कूल का चपरासी रेप करता है, एफआईआर दर्ज हुए 1.5 महीना हो जाता है, उस बच्ची को सरकारी अस्पताल में भी इलाज नहीं मिलता है। दूसरा, जो सरकारी स्कूल की शिक्षिका है जिसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई है, उसकी मानसिक स्थिति पागलों जैसी हो गई है। उसके साथ मैंने बातचीत की थी केस के संबंध में, उसके साथ मैंने बातचीत की थी उसके साथ हुई घटना के संबंध में, और जब उससे बातचीत करके मैंने उससे बातचीत की तो मैंने देखा इस घटना की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पोक्सो एक्ट
और रेप के जो धाराएं हैं, रेप के जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, उसके मुताबिक जो रेप पीड़िताएं हैं, नाबालिग बच्ची के लिए तो और भी ज़्यादा इंटेंसिव गाइडलाइंस हैं बच्ची के इलाज के बारे में, काउंसलिंग के बारे में। ना तो उस बच्ची को आज तक मेंटल ट्रॉमा से निजात दिलाने के लिए उसकी काउंसलिंग कराई गई, और ना ही इस महिला शिक्षिका को मेंटल ट्रॉमा से निजात दिलाने के लिए, इसका इलाज कराने के लिए इसकी काउंसलिंग कराई गई। क्यों कराई गई? मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई जो ये दोनों रेप पीड़िताएं हैं, ये एक है ना पर्टिकुलर कास्ट से संबंध रखती हैं, एससी समाज से संबंध रखती हैं, और इनके आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई भाई? इनके आरोपियों की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कास्ट से हैं जो हरियाणा में बहुत शक्तिशाली है, और ये वो कास्ट है जिसके उनको पता चलता है कि हमारे लड़के के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो गया तो वो ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के खाप पंचायतों के रूप में थाने घेर लेते हैं, पुलिस अधिकारियों को धमकाने का काम करते हैं। उनके मंत्री उप मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं। अब जो शिक्षिका वाला मामला है, जो जिस शिक्षिका के साथ यौन उत्पीड़न का मसला हुआ है, उस मसले में डीएसपी साहब जो जांच अधिकारी है, इनके लिए मुकदमा कैंसिल करना बड़ा आसान है भाई। हर कॉलेज के स्टाफ में एससी समाज के स्टाफ मेंबर्स टीचर्स होते हैं, और दूसरी तरफ भाई आरोपी की कास्ट के भी वो होते हैं। अब ये इस तरह के मामलों में जब किसी आरोपी को बचाना होता है तो जांच कैसे करते हैं? ये डीएसपी जांच कैसे करते हैं? ये आरोपी से कहते हैं भाई तेरे फेवर में 10-15 स्टाफ मेंबर के शपथ पत्र लिया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, और उन शपथ पत्रों के आधार पे 2 लाइन लिखते हैं कि भाई हमारी जांच में पीड़िता के आरोप झूठे पाए गए, और इस एवज में वो क्या क्या हासिल कर लेते हैं, जांच अधिकारी क्या हासिल कर लेता है, ये आपको पता है। और जो आरोपी है, वो आरोपी जो है वो 20 साल की सजा से बच जाता है। ये जो पुलिस अधिकारी, ये खाकी वर्दी, स्टार वटार नीली पट्टी है, और ये दूसरी पट्टी लगा के यहाँ पे खड़े हैं। ये किस लिए खड़े हैं यहाँ पे? इनको जब वर्दी पहनाई जाती है, इनको ड्यूटी ज्वाइन कराई जाती है, तो इनको संविधान की शपथ दिलाई जाती है कि भाई जब ये ड्यूटी करेंगे, किसी केस की जांच करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि भाई आरोपी किस जात का है, किस बिरादरी का है, किस रंग का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, किस पंथ का है, किस मोहल्ले का है, किस एरिया का है। लेकिन हरियाणा पुलिस, हिसार पुलिस सबसे पहले यही देखती है कि आरोपी कौन सी बिरादरी का है और उसके गले में कितने पैसे हैं। और अगर वो एक पर्टिकुलर कास्ट का हुआ, विशेष जाति का हुआ, तो ये उससे पैसे रिश्वत भी नहीं लेते भाई, तेरे को तो वैसे ही छोड़ देंगे, क्लीन चिट दे देंगे। आप यहां पर SC/ST प्लस पॉक्सो एक्ट प्लस रेप की धाराओं में जो ज्वाइंट मुकदमे दर्ज हैं, RTI से पिछले 3-4 साल के हासिल करके इनसे देख लो। पहली बात तो ये देंगे नहीं, ये लिख देंगे भाई RTI में नहीं दे सकते, किसी में जांच विचाराधीन है, किसी में अदालत का वो फलाना सिस्टम विचाराधीन, हम नहीं दे सकते। अगर आप कोर्ट के माध्यम से लोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 में से 95 मुकदमे हमारे खारिज करते हैं। और खारिज क्यों करते हैं? क्योंकि RSS का और सरकार का एजेंडा है कि इस SC/ST एक्ट को खत्म करना है, और उसमें बंदूक जो है किसके कंधे पे रख के चलाई जाती है? SC समाज के जांच अधिकारियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है। तू कैंसिल कर। क्यों? क्योंकि दूसरी बिरादरी का जांच अधिकारी अगर SC/ST एक्ट का मुकदमा कैंसिल करेगा तो आप लोग सेक्शन 4 में दफा 219, 217 में उसको कोर्ट में घेर लोगे। लेकिन SC समाज का जांच अधिकारी होगा तो आपको उस पर तरह सा क्यों नौकरी खावा है रिस्की हम। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पूरे SC समाज के साथ, और खास तौर पर SC समाज की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ। ये केवल किसकी मानते हैं? ये केवल
जो खाप पंचायतें होती हैं उन लोगों की मानते हैं। और आपको एक बड़ा शर्मनाक किस्सा बताता हूं इसी मामले का। जो हमारा हांसी के पास गांव में नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला है, उस मैटर में बड़े शर्मनाक तरीके से गांव के सरपंच और गांव के खंडकेधारी, खाप वाले, पंचायत वाले पीड़ित के घर पे जाते हैं और ये कहते हैं भाई पुलिस में जाओगे तो तारा नाश होगा, और जब भाई समाज में बैठ के बात करोगे तो तारा फायदा होगा। ये वीडियो है हमारे पास। और समाज में बैठना क्या है? समाज में बैठने का मतलब है भाई हम पंचायतें हैं और सदा से गांव में जो भी झगड़े होते हैं हम फैसले करते आए हैं। और भाई हमको लोगों ने सम्मानित किया है कि गांव के फैसले ये गांव में ही रोक दे हुए, थानों तक नहीं पहुंचने देते। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो मैटर था बच्ची वाला, तुम गांव की पंचायत में ले आओ, हम फैसला करेंगे, उस साले को 4-5 जूते मार देंगे, चपरासी को, और क्लीन चिट देकर छोड़ देंगे। 1 महीने 1.5 महीने उसको गांव का निकाला दे देंगे। अगर अदालत में ये मामला जाएगा, नाबालिग बच्ची का मामला, पॉक्सो एक्ट का, रेप का मामला, SC/ST एक्ट का मामला, मैंडेटरी उम्र कैद की सजा है। तो ये पुलिस प्रशासन, लोग मेरे को, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होंगे, ये पुलिस वाले भी खड़े हैं, मीडिया वाले भी खड़े हैं, वो कहेंगे ये जाति की बात करता है, हमेशा एक जाति को टारगेट करने का काम करता है। लेकिन मैं शुरू से ऐसा नहीं था भाई, मैं ऐसा नहीं था। मैं भी भाईचारे की बात करता था, मैं भी सर्व समाज की बात करा करता। लेकिन पिछले 15 साल पहले जब मैंने एक्टिविज्म शुरू किया SC समाज के लिए, तो मैंने देखा कि SC समाज के साथ जितने भी अपराध होते हैं, आप हरियाणा सरकार से डाटा मांग लो, NCRB से डाटा मांग लो, अगर 10,000 मुकदमे दर्ज हैं तो 9500 मुकदमों में वो लोग जिम्मेदार हैं हमारे समाज के खिलाफ अत्याचार के लिए। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, उठा के देख लो। और जो हमारे समाज को बचाने के लिए भारत की संसद ने कानून पास किया, उस कानून का ये सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। वो कहते हैं SC/ST एक्ट, रजत कलसन, भीम आर्मी, BSP और जितने भी एक्टिविस्ट हैं, ये सारे समाज का भाईचारा खराब कर रहे हैं। अब भाईचारे का क्या मतलब है? भाईचारे का मतलब है कि भाई हम तुम्हारी लड़की के साथ रेप कर दे, तुम्हारा मुंह काला कर दे, तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार कर दे, तुम्हारे को जाति सूचक गालियां दे दे, तो भाई पर्चा दर्ज ना कराओ, FIR दर्ज ना कराओ, पुलिस के पास मत जाओ, कोर्ट के पास मत जाओ, नहीं तो भाईचारा खराब हो जाएगा। तो ऐसे भाईचारे का हमने क्या करना है? जो हमारे साथ क्राइम को बढ़ावा देता है। आप लोगों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग आए। इन पुलिस वालों को तो ट्रेनिंग दी जाती है भाई गालियां सुनने की, सुनाने की, अन्याय करने की, ठीक है। लेकिन इन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि भाई इनके ऊपर अदालतें भी बैठी हैं और बड़ी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है। बाटला वाले मैटर में इन लोगों ने खुलेआम एक तरफा जांच करके सामाजिक बहिष्कार करने वाले लोगों को बचाया। हम लोगों ने अपील की और सुप्रीम कोर्ट तक से हमारी बात पे मोहर लगी। अब उन पुलिस वालों का क्या होगा जिन्होंने जांच की थी गलत? एक IPS है, 2 DSP है, 2 इंस्पेक्टर, उनका क्या होगा? वो रिटायरमेंट से पहले ही घर बैठ जाएंगे। तो मैं इन पुलिस वालों को आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक चलो। और ये कोर्ट का जो डंडा चलता है ना, जब ये नहीं देखता कि कौन DSP है, कौन IPS है, कौन क्या है, कौन नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने बच्चियों को और हमारे समाज की जो शिक्षिका है उसको न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाई, उसके लिए मैं आपका बड़ा थैंकफुल हूँ। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है।